कल हमने पढ़ा था बेटा एरियोलर और एडिपोज। एरियोलर के अंदर कितने सेल थे, एडिपोज के अंदर मतलब मैंने आपको स्पेशली बोला था एरियोलर कितने सेल है, 3 सेल। टेल मी मास सेल का काम क्या है? मास सेल क्या करता है? हाँ, मैक्रोफेज सेल क्या करता है? और बेटा एक सेल था फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? एडिपोज सेल में, एडिपोज टिश्यू में कौन सा सेल था? एडिपोसाइट। उसमें कौन जमा था? फैट। एडिपोज कहाँ रहता है? एडिपोज कहाँ रहता है? बिलो द स्किन रहता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, ये डायग्राम टिक कर ली थी आपने लेबलिंग के लिए। ओके, चलो आज की बात करते बेटा। आज हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। अब मेरी बात सुनो यहाँ से। देखो, टॉपिक का नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। टॉपिक का नाम है सर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। बेटा डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब है घना। घना मतलब सर, मतलब जहाँ पे फाइबर, फाइबर में 2 प्रकार। फाइबर मतलब धागा, उसमें 2 प्रकार, कोलेजन और इलास्टिन। कोलेजन, ऐसे 2 प्रकार। फाइबर प्लस सेल, ये दोनों कॉम्पैक्टली अरेंज है। कैसे अरेंज है? मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक है। जब फाइबर और सेल काफ़ी नज़दीक नज़दीक है बेटा, तो इस कंसेप्ट का हमने क्या नाम दिया है? डेंस। समझा तुझे? हाँ, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था वो भी मैं रिपीट करता हूँ, सुन ले। देख ले बेटा, अगर यहाँ पे है कोई कनेक्टिव टिश्यू, इसमें ये फाइबर है, ये फाइबर है और उसके बीच में सेल है। खुद देख ले, ग्रीन कलर का कौन है? सेल। ग्रीन कलर का सेल है और लाल कलर का फाइबर। वो काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज है। जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इसको बोलना डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलना? लेकिन अगर ऐसी केस है जहाँ पे ये फाइबर एक तरफ है और कहीं दूर कहीं जाके सेल है, आपको नहीं लगता ये काफ़ी एक में से दूर दूर है? मतलब कौन कौन दूर है? लाल कलर का फाइबर, ग्रीन कलर का सेल, दूर दूर है। इसको बोलना बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलना? तो कल हमने ये पढ़ लिया था, लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसके हमने 2 नाम लिए थे। एक का नाम क्या पढ़ा था? एरियोलर। एक का नाम एडिपोज। तो ये अपना कल का टॉपिक था। जो बच्चा आज न्यू है वो नोट्स लिख लेना कल की, मैंने कल क्या लिख के दिया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में। तो सर टॉपिक का नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें बेटा 2 बातें आती हैं। एक का नाम है बेटा रेगुलर, एक का नाम है इर्रेगुलर। सर क्या फ़र्क है? फ़र्क है बेटा समझ ले। एक का नाम क्या है? दूसरे का नाम? व्हाट इज़ रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू? इसका मीनिंग सुन। इसका मीनिंग ये है कि रेगुलर का मतलब ये है जहाँ पर ये धागे और वो सेल एक में को पैरेलल है। देख बेटा, हर चीज़ ऑर्डर में है, हर चीज़ वेल अरेंज है। हर चीज़ क्या है? ऑर्डर में है, अरेंज है और एक में को पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ ऐसी चीज़ लिखता हूँ, फाइबर्स एंड सेल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज़ याद रखना, पैरेलल टू ईच अदर और इन ऑर्डर।
ऑर्डर का मतलब होता है गुड ऑर्डर, एक वेल अरेंजमेंट में है वो। समझा तुझे? हाँ, आपको दिख रहा है बेटा? थोड़ा इधर हो जाओ तुम, तिकडे होऊन जा। अब दिख रहा है ना? इकडे हो वरद। हाँ ठीक है। दूसरा बेटा इर्रेगुलर, इसके अपोजिट इर्रेगुलर। सुन ले सर, ये वो इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इर्रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें आप देख सकते हैं सर कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं, एक धागा कहाँ है, दूसरा कहाँ है। इसके सेल देखो बेटा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, सिंगल यहाँ पे है। आप खुद देख सकते हैं कि वो एक में को प्रॉपरली अरेंज नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फाइबर एंड सेल्स आर randomly arranged. What is randomly? What is randomly? इसको मराठी में पसारा बोलते, यू नो पसारा। हाँ, पसारा का मतलब जानते ना तुम, जानते क्या? बिखरा हुआ। अब इसको लिख लो पहले। ये PYQ है, 2023 में आया था क्वेश्चन। हाँ येऊन जाल बस बेटा। हो गया लिखना? पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर और इन ऑर्डर। उधर क्या, ये रैंडमली है बेटा, रैंडमली, रैंडमली अरेंज। हो गया लिखना? बॅच लेट सुटली का आज? ओके, तुझी पण बॅच लेट सुटली? हो गया लिखना? अब जरा रेगुलर की बात करो बेटा। रेगुलर में मैं कुछ पढ़ाऊँ आपको, क्योंकि IMP है, भले वो IMP नहीं हो, ये रेगुलर IMP है। सर क्यों IMP है? सुनो कहानी। तो कहानी ऐसी है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तुम क्या पढ़ने जा रहे हो? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, वो IMP है। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 एग्जाम्पल, एक का नाम है टेंडन, सुना है तूने, एक का नाम लिगामेंट। चोट लिगामेंट पे लगती है हमेशा, एक्सीडेंट के बाद लिगामेंट रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, तो ट्रीटमेंट लिगामेंट पे चलती है मोस्टली। मेरा टेंडन कहाँ रहता है और लिगामेंट कहाँ रहता है, इसमें शॉर्ट में आपको बता देता हूँ।
हमारे ज़माने में एक साइकिल आती थी MTB, अभी बचा मुझे पता नहीं अब आती कि नहीं आती। मेरे पास ये साइकिल थी MTB, स्कूलिंग के वक्त MTB। एक कोर्स होता है LLB, पता है ना, तो इसको BLB बोलना। LLB को क्या बोलना? अब ये है क्या समझो। टेंडन जो होता है ना बेटा, टेंडन और M और B के बीच में रहता है, वो सुन कैसे। M फॉर मसल, व्हाट इज M फॉर? मसल्स। M का मतलब होता है मसल्स, ये मसल है। T का मतलब होता है बेटा टेंडन, व्हाट इज T? टेंडन। T का मतलब होता है टेंडन। और यहाँ पे आती है बेटा बोन्स, यहाँ पे कौन आता है? बोन्स। मतलब मसल अटैच विद बोन बट विद द हेल्प ऑफ, इसलिए नाम है MTB। समझा? साइकिल का नाम है MTB। वो एक साइकिल आती है ना हीरो की, पता है हीरो की साइकिल आती है। लेडीज़ में एक साइकिल आती है हरक्यूलस, एटलस, मुझे पता नहीं, भूल गया मैं साइकिल के नाम अभी। MTB, M फॉर मसल, T फॉर टेंडन, B फॉर बोन्स। कभी कभी आपका बोन मोमेंट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ पे चोट लग जाती है। कहाँ चोट लगती है? तो ये टेंडन पे चोट लगने से दिक्कत जाती है। तो ये हो गया मेरा टेंडन। तो टेंडन एक धागा है, एक फाइबर है। टेंडन एक आपका, इट इज़ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन है टेंडन? उसमें भी पूरा नाम बोलो, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज टेंडन। इट इज लोकेट बिटवीन मसल एंड बोन। अब बात करते हैं लिगामेंट की। BLB, BLB का फुल फॉर्म है, ये बोन है, ये दूसरा बोन है, ये बेटा बोन है, ये दूसरा बोन है। यू नो बिटवीन द टू बोन देयर इज अ जॉइंट्स। ये कौन सा जॉइंट है? क्या बोलते हैं इसको? नहीं नहीं छोड़ो वो, इसको नी बोलते कि एल्बो बोलते हैं? हाँ एल्बो बोलते हैं। ये जॉइंट है ना बेटा, तो इसके बीच में रहता है सर ये वाली चीज़, इसका नाम है लिगामेंट्स। वी कॉल इट लिगामेंट्स, वी कॉल इट लिगामेंट्स। ठीक है? हाँ, तो लिगामेंट ऑकर बिटवीन द टू बोन्स। एक्चुअली बोन कुछ इस तरह होते हैं, मैंने शॉर्ट में ड्रॉ किए वो। हमारे बोन कुछ इस तरह होते हैं, एक ऐसा होता है, ये लगभग ऐसा होता है। ये दोनों बोन्स हैं एज अ जॉइंट के ऊपर, और यहाँ पाया जाता है बेटा लिगामेंट्स। समझे? तूने लोकोमोशन के वक्त एक जॉइंट पढ़ा था, साइनोवियल जॉइंट्स, याद है क्या? साइनोवियल जॉइंट्स, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे क्या? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, उसमें ऐसे जॉइंट्स आते हैं मूवेबल वाले। लिख लो इससे ये दोनों। क्या आपने पढ़ा है? रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हो गया? ठीक है बेटा।
क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो क्या पढ़ा आपने अभी अभी? हाँ, और फिर ये कहाँ रहता सर, इर्रेगुलर कहाँ रहता? सर आपने जो पढ़ाया था इर्रेगुलर डेंस कनेक्टेड टिश्यू, ये कहाँ रहता? ये रहता है डिपेस्ट लेयर ऑफ, बस बाकी कुछ नहीं लिखना आपको, इतना ही लिखो। ये कहाँ रहता? डिपेस्ट लेयर ऑफ स्किन, इतना ही लिखो, डिपेस्ट लेयर ऑफ स्किन। स्किन के सबसे अंदरूनी लेयर में रहता है ये, डिपेस्ट लेयर ऑफ स्किन। डिपेस्ट लेयर ऑफ स्किन, ओके। अभी मैंने आपको दो टिश्यू पढ़ा लिए हैं, दोनों प्रकार कनेक्टिव टिश्यू के हैं। मतलब मैंने आपको अभी जो पढ़ाया है वो था कनेक्टिव टिश्यू का दो प्रकार पढ़ा लिया अब तक। पहला प्रकार क्या था? लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा प्रकार डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कनेक्टिव टिश्यू का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल मतलब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कार्टिलेज, बोन, ब्लड। बिफोर दैट कुछ जानकारी है, सुनो। जिन बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी हार्ड है पढ़ने में, थोड़ी दिक्कत जाती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज, तो एक काम कर सकते हैं आप बेटा अरिहंत पब्लिकेशन का मास्टर दी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मास्टर द एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अरिहंत पब्लिकेशन का। इसमें थ्योरी भी है और एमसीक्यू भी है। ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत जाती है, क्योंकि इसमें इस किताब में उतना ही है जो एनसीईआरटी में है। फिर मैं बाकी मॉड्यूल क्यों नहीं बोलता, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा भी है और आपको समझेगा नहीं एक्स्ट्रा क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, आप पढ़ते ही बैठेंगे पूरा। तो जिन बच्चों को दिक्कत जाती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझने में, वो बड़े बड़े पैराग्राफ उनके दिमाग में नहीं जाते, वो सीधी सी बात है बेटा आप ये पढ़ लो, बस इतना ही पढ़ो तुम, फिर एनसीईआरटी को हाथ मत लगाना। एक तो एनसीईआरटी पढ़ो या फिर ये पढ़ो, लेकिन कोई भी एक अच्छे से पढ़ो रिवीजन के लिए। समझ में आया? मास्टर द एनसीईआरटी फॉर थियरी, इसमें एमसीक्यू भी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो फिर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कोई मॉड्यूल मत पढ़ना फिर। मतलब आप बोले मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, मेरे पास पुराने मॉड्यूल है वो पढ़ूंगा, वो नहीं चलेगा। कोई भी एक चीज़ पढ़ो, एक तो मॉड्यूल पूरा पढ़ो या फिर एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि बाद में रिवीजन में दिक्कत जाती, फिर माइंड ऐसे कंफ्यूज होता क्या क्या पढ़ूँ मैं, ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ। थ्योरी में आपके पास जो भी चीज़ें हैं फिंगर टिप है। इसके बाद मास्टर एनसीईआरटी में भी आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे अच्छे से। उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करना 2010 के बाद वाले। कब वाले? अगर आप जाएंगे 1992 में, इतना इतिहास नहीं पूछते वो, 2010 के बाद वाले एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके पहले वाले नहीं, ठीक है? हाँ, एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त लास्ट ईयर के पीवाईक्यू में जो अलग अलग स्टेट के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र में सवाल पूछा गया, एमपी में पूछा गया, सीईटी वाला लेवल, तो वो जो सीईटी में क्वेश्चन आते हैं वो भी आईएमपी रहते हैं। मतलब वो भी नीट के, मतलब वो नीट में आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस। तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी खुद की एग्ज़ाम होती है, जैसे महाराष्ट्र की होती है, वो भी थोड़ा देखो कि ये सवाल जैसे केरल में आया था, एमपी में आया था, है ना, राजस्थान में आया था, लिखा रहता वहाँ पे RAJ मतलब राजस्थान, तो समझ जाना कि। और इसके अलावा इसके पहले जो क्वेश्चन आए थे, जैसे एम्स में आया था 2015 के पहले एम्स एग्ज़ाम अलग थी, उसके मतलब 2017 के पहले एम्स अलग थी एग्ज़ाम, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो, मतलब जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, वो पूरे देखा करो। सिर्फ नीट में आया है वो मत देखो, ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसको देखा करो। वो आईएमपी क्वेश्चन रहते, वो एरिया आईएमपी रहता, वो पैराग्राफ आईएमपी रहता। तो फिंगर टिप है, मास्टर एनसीईआरटी है। अगर आपको थोड़ा और हाई लेवल का चाहिए तो एक किताब आती है वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, सॉरी वर्ड टू वर्ड आता है एनसीईआरटी में ही। उसमें थोड़े भारी क्वेश्चन है, मतलब लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन की लंबाई ज़्यादा है उसमें। मतलब आपको हम बोल रहे हैं ना
सर इस बार जो पेपर आया था काफ़ी लॉन्ग था, उसके लिए होता है वो, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करना उसके लिए था वो। उसके बाद अगर आपको ANR में कन्फ्यूज़न है, ANR में, तो उसकी अलग किताब खरीदो। उसमें MTG आता है या अरिहंत आता है, उसकी अलग से किताब आती है ANR वाली। उसमें ANR रहता प्लस स्टेटमेंट रहता। जिन बच्चों को लगता है ना मेरा ANR अच्छा नहीं है, वो उनके लिए है, उसकी प्रैक्टिस करो। देखो ANR को आपकी आपकी अलग से प्रैक्टिस चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, वैसे नहीं होगा। उसके लिए अलग दिमाग लगता है, उसके लिए अलग प्रैक्टिस चाहिए। अब रीडिंग में नहीं होता वो, मतलब रीडिंग तो करेंगे तो NCERT का या फिर मैंने जो किताब बोला, लेकिन प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन चाहिए। ओके, बस इतना कर ले और कुछ मत कर। और हमेशा कोशिश करना कि पहले बायोलॉजी में हम 330 मार्क्स सिक्योर करें, और 330 मार्क ये प्योरली NCERT के मार्क है। समझ में आया? तो पहले आप पूरी तरह से सिक्योर कर लो 330 मार्क, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें एक्स्ट्रा जो पढ़ना है वो पढ़, लेकिन पहले 330 सिक्योर कर। हम क्या करते हैं, अभी से इतना एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, हमारा ना 330 आता ना कुछ आता। पहले 330 मार्क्स सिक्योर कर लो। ठीक है बेटा? और दूसरी बात, आपकी बाउंड्री आप याद कर लो कि आपको 320 मार्क बायोलॉजी में आपकी बाउंड्री है। बाउंड्री बोला मैंने, मतलब इसके नीचे नहीं जाना। केमिस्ट्री 140 बाउंड्री है आपकी, और फिज़िक्स आपका 100, ये बाउंड्री है आपके। मिलाना तो इसके ऊपर ही मिलाना है आपको मार्क्स। समझ में आया? हाँ, क्योंकि इसमें अगर अटक गए ना आप तो भूल जाओ, आपको GMC ऐसे बाउंड्री में लगता, फिर मतलब वो डिपेंड ऑन कंडीशन। आपको इसके ऊपर ही मार्क होना, मतलब आपके मार्कशीट में 6 नंबर आने को ही होना, 6 के ऊपर ऐसे 601 610 ऐसा। इसके लिए ये तेरी बाउंड्री है, सेट कर ले अभी की बाउंड्री, इसके नीचे मुझे आना ही नहीं है। दूसरी बात, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, और अपना जो दिल है ना, दिमाग बच्चा होता है, इसको हर बार समझाना पड़ता है और इसको थोड़ा डांटना भी पड़ता है। यस, खुद के दिमाग को डांटना पड़ता है, मन को डांटना पड़ता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। अपना एक ह्यूमन का नेचर है, हमें आराम चाहिए, ये हमारा बाय नेचर है। इसलिए उस नेचर को है ना हमें हटाना तो थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। आराम करना हमारे DNA में है, निगेटिव सोचना हमारे DNA में है। जब आप कुछ नहीं सोचते ना, तो आप निगेटिव सोचते हो, और पॉजिटिव सोचना उसके लिए एनर्जी लगती है, इसलिए हम पॉजिटिव कम सोचते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। समझा मैंने क्या बोला? तो इसलिए पॉजिटिव थिंग्स कम आती है हमारे माइंड में, और निगेटिव बहुत आती है। एक्चुअली DNA हमारा जो दिमाग, हम बोलते हैं ना सर हमें घबराहट सी हो रही है, हम एग्ज़ाम के वक्त घबरा गए हैं, उसके बाद में ये जो घबराना है उसको डर बोलते हैं। और ये डर का तीसरा रूप है जो दिमाग में पहले से ही सेट है। दिमाग में डर ऑलरेडी सेट है, तुम डर से भाग नहीं सकते, ये कंफर्म कर, तुम डर से भाग नहीं, कोई नहीं भाग सकता। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मन में डर है, कोई बिजनेस कर रहा है उसके मन में डर है, कोई ड्राइविंग कर रहा है उसके मन में डर है, हर एक के मन में डर रहता है, और ये डर पहले से आया हुआ है। पहले जब हम थे, हमारे जो पूर्वज, हमारे पूर्वज का मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलोपिथिकस, रामापिथिकस, है ना, केनियापिथिकस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पता है मैं किसके नाम लिए? कहाँ रहते हैं ये लोग? है कि जिंदा अभी? नहीं। उनके माइंड में भी डर था, उनके माइंड में डर अलग था। उनके माइंड में डर नीट का नहीं था, ना करियर का था। उनके माइंड में डर क्या था? उनके माइंड में डर था कि कोई हमें मार ले। उनके माइंड में डर था सर्वाइवल का। किसका था? जीने का डर था। तो तभी से DNA ने, अपने दिमाग ने डर को बिठा लिया, तब से डर आज है। तो पहले डर था खाने को क्या मिलेगा, कौन शिकार मैं करूँगा, वो डर था। बाद में राजा महाराजा आए तो जंग होती थी, अपने राज्य के लिए डर था, राज्य की सुरक्षा के लिए डर था। आज वही डर को कन्वर्ट किया गया है करियर के फॉर्म में।
आज राज्य के लिए डर है क्या? मुझे राज्य बनाना है? नहीं। आज कौन सा डर बिठा गया? करियर का। मतलब डर के रूप चेंज हुए लेकिन डर कायम है। आप समझ रहे मेरी बातों को? तो डर नेचुरल है, आपके मन में रहेगा, और डर ये दिमाग में बिठाया गया है तब से, वो आपके डीएनए से नहीं निकलेगा। इसलिए डर को समझो और पॉजिटिव थिंकिंग से उसको ख़त्म कर सकते हैं आप। ख़त्म मतलब उसके ऊपर आप ऐसे पलट डाल सकते हैं। जैसे कि अगर अंधेरा है तो अंधेरे को हटा नहीं सकता, सिंपल सी बात है, ट्यूबलाइट लगा दे। क्या लगा दे? ट्यूबलाइट, अंधेरा हट जाएगा। ऐसा ही तेरे दिमाग में अगर निगेटिव थॉट्स है तो उसके ऊपर एक ही कोशिश कर, पॉजिटिव थॉट्स ला, उससे निगेटिव हल्के हल्के से निकल जाएगा। निगेटिव को मत हटा, पॉजिटिव को ला। करते में काय मानते हैं, निगेटिव को मत हटा, पॉजिटिव को ला, निगेटिव अपने आप हट जाएगा। और पॉजिटिव माइंड का जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होती है काम करने की, वो काफ़ी तेज़ होती है। तू पॉजिटिव सोच के एक बार तू नीट क्रैक कर, इस बार देखना रियल में होता है वो चीज़। मतलब तेरे आखिरी में अगर तेरे मार्च तक अगर तेरे रैंक अच्छा नहीं आ रहा तो भी बी पॉजिटिव रहे, एंड तक एग्ज़ाम देने तक तू पॉजिटिव रहे, देखना असर क्या होता है। होता है असर, इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव सोच का इम्पैक्ट होता है, 100% होता है। इसको काउंसलिंग बोलते हैं बेटा, ये ज़रूरी होता है तुम्हारे मन में। हाँ, क्योंकि रहता है डर, लेकिन डर के आगे जीत है। तो ये तेरा बाउंड्री है सेट, और खुद से प्रॉमिस किया कर। किसी दिन अगर तू लेट उठा ना, खुद को चाटा मार चाटा कि मैं आज लेट क्यों उठा। खुद को पनिश कर, पनिश मतलब हार मत कर खुद को, हल्के से चाटा मारना कि मैं लेट क्यों उठा। मतलब तेरे अंदर जो एक आलसी आदमी बैठा है वो जाग जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, थोड़ा खुद को ये ब्लेम किया कर कि आज मैं लेट क्यों उठा, मैंने आज पढ़ाई क्यों नहीं किया, मैंने तो आज प्रॉमिस किया था 9 घंटे पढ़ाई करने का, आज मैंने 4 ही घंटा पढ़ाई किया, ऐसे कैसे हुआ। तो इसको बोलते हैं थोड़ा गिल्टी फील होना, और वो आनी चाहिए। उससे आप सुधरेंगे, उससे आप सुधरेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, गिल्टी फील किया कर अगर तेरा पढ़ाई नहीं हुआ तो। सर अभी क्या पढ़ना? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बेटा इसमें मैं 3 चीज़ें को आपको मेंशन करूँगा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में। एक मैं आपको बात करूँगा कार्टिलेज जो हमारे अंदर है, दूसरा मैं बात करूँगा बोन, वो भी हमारे अंदर है, और तीसरा ब्लड। सर क्या इसके ऊपर डीपली क्वेश्चन आएंगे? नहीं बेटा, कार्टिलेज बोन के ऊपर डीपली क्वेश्चन नहीं आते, जितना एनसीईआरटी में उतना ही आता है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। और ब्लड यहाँ से नहीं पूछते। ब्लड पता है आपको कहाँ से पूछेंगे? सर्कुलेशन चैप्टर से। कहाँ से पूछेंगे? हाँ, यहाँ से ब्लड नहीं आएगा, इसलिए आपको इन दोनों को ही फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो लिखो पहला ये कार्टिलेज करके है। कार्टिलेज ठीक है, चल बेटा सुन ले। तो मैं बात कर रहा हूँ कार्टिलेज की, ये होना ज़रूरी है बेटा। पहली चीज़, कार्टिलेज जो होता है बेटा, ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? इसका नेचर है सॉलिड एंड प्लीएबल। मैंने बोला सॉलिड और प्लीएबल। आपका कान कैसा है? लिक्विड है क्या? कैसा है? सॉलिड। और कैसा है? प्लीएबल का मतलब फोल्डेबल। व्हाट इज़ प्लीएबल? आपका नोज कैसा है? सॉलिड। लिक्विड है ना क्या? नोज कैसा है? और मूवेबल है ना, इस कॉल्ड एज प्लीएबल का मतलब है मूवेबल, फोल्डेबल, फोल्डेबल, फोल्डेबल। इमेजिन कर अगर कान अपना हार्ड होता तो और नॉन मूवेबल होता तो शायद वो टूट भी जाता। अरे टूट जाता ना। अगर ये चीज़ हार्ड है तो क्या हो सकती है? टूट सकती है। ओके, हाँ। दूसरी बात, इट रेजिस्ट कॉम्प्रेशन।
कॉम्प्रेशन का मतलब बेटा प्रेशर, प्रेशर झेलने की ताकत है उसमें। तू कान को दबा बेटा, वो प्रेशर सहन लेगा। फोल्ड कर, प्रेशर सहन कर लेगा वो, है ना। मतलब इसका काम क्या है, ये लूज मतलब एक कैसा है वो सॉलिड है और कैसा है प्लिएबल, मतलब थोड़ा इलास्टिक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये प्रेशर सहन कर लेगा। कोई भी इलास्टिक चीज़, कोई फ्लेक्सिबल चीज़ प्रेशर को सहन कर लेती है, समझा। अपने कार के अंदर है ना, हाँ सेफ्टी बैग होती है, सेफ्टी बैग्स होती हैं, वो इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हम हमारा एक्सीडेंट नहीं होता, हम बच जाते हैं, है ना। वो है फ्लेक्सिबिलिटी है बेटा एक चीज़ में। रबर के अंदर होती है फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस पावर होती है, वो प्रेशर को सहन कर लेता है। तीसरी बात, ये जो कार्टिलेज होता है बेटा, इसके अंदर तेरे को कार्टिलेज में अंदर तुझे मिलेगा कोलेजन फाइबर। कार्टिलेज हैज़ विच फाइबर, कोलेजन फाइबर आपको मिल जाएगा कार्टिलेज के अंदर। अब मैं डायरेक्ट इसकी डायग्राम बनाता हूँ, समझाता हूँ। इसके पहले और एक चौथी बात लिखूँ, सुन ले मेरी बात। जब आप एम्ब्रियो थे तो आपके अंदर ढेर सारा कार्टिलेज था। जब आप क्या थे, आपके अंदर कौन था, लेकिन एम्ब्रियो से जब आप एडल्ट बने, क्या बने बेटा, वही कार्टिलेज काय में कन्वर्ट हुआ, बोन में। तो ये कन्वर्जन होता है। एम्ब्रियो जो होता है नाजुक सा होता है, उसको मोमेंट चाहिए, एम्ब्रियो को मोमेंट चाहिए माँ के पेट के अंदर, इसलिए एम्ब्रियो में मोस्टली क्या रहता। लेकिन जैसे आप एडल्ट बन जाते हैं वो वही कार्टिलेज काय में कन्वर्ट होता। अभी कार्टिलेज ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, हमारी बॉडी जो है स्केलेटन वाली बॉडी है, हमें हार्डनेस चाहिए, तो हमारे अंदर हड्डियाँ चाहिए, समझ में आया। लेकिन यही हड्डियाँ एम्ब्रियो में कौन से फॉर्म में रहती है, कार्टिलेज के फॉर्म में रहती है। ओके सर, लिख लो इतना। हो गया आपका लिखना, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। हाँ, वो मेरा ऐप है, डाउनलोड कर लेना रंगे सर बायोलॉजी करके। अगर आप अपसेंट रहते हो तो उसमें वीडियोस आ जाएंगे, इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ मैं इसको। हो गया बेटा ये। अब देखना इसकी डायग्राम क्या होती है। सबसे पहले बेटा, सबसे पहले एक कवर होता है, कार्टिलेज में कवर होता है, इस कवर का नाम है पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम ये एक्स्ट्रा में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। पेरिकॉन्ड्रियम नाम की कवच होती है, उस कवच में इतना एरिया मैट्रिक्स का होता है। ये एरिया जो है बेटा मैट्रिक्स का होता है। इस मैट्रिक्स के भीतर छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स पाए जाते हैं, इसको कैविटी बोलते हैं। ये कैविटी होती है बेटा, ये कैविटी होती है, इस कैविटी का नाम होता है, ये कैविटी होती है, इस कैविटी का नाम है लैक्यूनी। क्या नाम है, ये एनसीईआरटी का शब्द है ये, लैक्यूनी। व्हाट इज लैक्यूनी, एक कैविटी होती है और इसके अंदर होते हैं आपके सेल्स, कम से कम होते 1 से 4। कितने बेटा, इस सेल का नाम होता है कॉन्ड्रोसाइट। क्या नाम है, और ये आपके कार्टिलेज सेल है। दिस इज योर रियल सेल, इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट, इज दैट क्लियर। कॉन्ड्रोसाइट्स ये सेल है आपका, बस इतना ही याद है। तो इसके कवच का नाम, ये इसका कवच है बेटा, उसके अंदर एक मैट्रिक्स वाला एरिया है, मैट्रिक्स में लाल कलर का कौन है, कैविटी हैज विच, कैविटी का नाम क्या है, लैक्यूनी। लैक्यूनी के अंदर कितने सेल, मतलब कौन से सेल, कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो होते हैं 1 से 4। लिख लो।
हो गया क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? अब इसके अलावा और एक सेल लिखो। यहाँ पे कुछ पहले से ही सेल पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के सेल है ये बेटा। इस सेल का नाम होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। सर ये क्या नया है बेटा? सुन ले, इस सेल का नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये वो सेल है, जैसे सुन, दूध से दही बनेगा ना, तो दही कहाँ से आया? दूध से आया। मैं वही बात कर रहा हूँ। इस सेल का नाम क्या है? और इस सेल को बनाने वाले पेरेंट्स का नाम क्या है? तो कॉन्ड्रोसाइट को किसने बनाया? एग्जैक्टली। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है, इसका मेन काम है इट प्रोड्यूस कॉन्ड्रोसाइट। बस इनफ। मतलब कॉन्ड्रोब्लास्ट ही कॉन्ड्रोसाइट के पेरेंट्स है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? चलो, इसके अलावा कुछ आएगा सर? इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। लेक्यूनी आईएमपी है, जिसके अंदर कौन से सेल है? कितने सेल है? याद रखना इसे। हाँ, अब आते हैं बेटा, एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता, इतने आईएमपी नहीं है। ले, ये कार्टिलेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, तब ये नाम रिपीट हो सकते हैं या आ सकते हैं नाम। मैं पढ़ा रहा हूँ कार्टिलेज के प्रकार। बेटा कार्टिलेज के प्रकार 3 होते हैं, सुन ले। जैसे मैं आपको ब्रीदिंग पढ़ा रहा हूँ, ब्रीदिंग के वक्त मैं आपको बताऊंगा ना, यहाँ पे ट्रकिया होता है करके, यहाँ पे लैरिंग्स होता है, यहाँ पे क्या होता है? ट्रकिया। तब ये नाम आएंगे। तो बेटा कार्टिलेज के 3 प्रकार होते हैं, सुना है तूने। एक का नाम है हाइलाइन कार्टिलेज, एक का नाम है फाइब्रस कार्टिलेज, और एक का नाम है बेटा इलास्टिक कार्टिलेज या इलास्टिन कार्टिलेज। समझ में आया मैंने क्या बोला? कितने कार्टिलेज है? हाँ, इसके फुल फॉर्म याद रखना। अकोला में कॉलेज है, अकोला में कॉलेज है RLT, जहाँ मेरा दोस्त पढ़ाता है फिजिक्स। RLT। सर RLT क्या है? R का मतलब रिब्स, L मतलब लैरिंग्स, T फॉर, कुछ तो लॉजिक लगाओ, ट्रकिया। कौन सा कॉलेज है अकोला में? RLT कॉलेज है, RLT। हम दोनों साथ में ट्यूशन लेते थे। मुझे कॉलेज जाना नहीं था, मुझे ट्यूशन में रहना था, उसको कॉलेज जाना था। ओके, फिजिक्स पढ़ाता था वो। उसके बाद में इसमें आते हैं 2 IP। बता, हमारे वर्टेबल कॉलम में कौन सी डिस्क है? हमारा वर्टेबल कॉलम है ना, इसमें कार्टिलेज रहता है बीच बीच में एज अ पिलो। कौन सा? इंटरवर्टेब्रल डिस्क। कौन सी डिस्क? और इसका नाम जानते हैं? ये कौन सा जॉइंट है? ये कौन सा गर्डल है, पता है तेरे को? पेल्विक ना, यहाँ पे एक जॉइंट रहता, ये यहाँ ये एक तार लगा हुआ है, प्यूबिक सिम्फेसिस। क्या है? बस वही लिखा मैंने। इसका मतलब है IP या PI पता है? पुलिस इंस्पेक्टर। हाँ ऐसे याद रखा करो, काम में आता है ये, पुलिस इंस्पेक्टर। तो I का मतलब क्या बोला मैंने? इंटर वर्टेब्रल डिस्क, और P फॉर प्यूबिक सिम्फेसिस। हाँ सर, समझ में आया। और इलास्टिन जहाँ जहाँ फ्लेक्सिबल एरिया है वो इलास्टिन। ये है नोज टिप, ईयर पिन्ना, इसको बोलते हैं नोज टिप। और बेटा कौन है? ईयर पिन्ना। और तीसरा, जब तुम खाना खाते हो, फिर ध्यान दो इधर, खाना खाते हो ना, यहाँ पे एक पर्दा है, बंद होता है, तो खाने को रोकता है लंग्स में जाने से। हाँ, पर्दा है ना बेटा इधर, जो खाने को लंग्स में नहीं भेजता, उस पर्दे का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। एग्जैक्टली, लिख लो इसे।
और अभी के अभी लर्न करो इसको, कहाँ कहाँ रहता है ये कार्टिलेज। इपिग्लॉटिस, बराबर ना। हाँ, फाइब्रस कहाँ रहता बच्चों? हाँ, पी आई, पी आई बोलना सिरा, पी आई। और आर एल टी कहाँ था? आर एल टी, हाँ ठीक है। अब लिखिए बोन। सर क्या डीपली पढ़ना? नहीं, इसके पहले बहुत डीपली पढ़ा था बोन को, क्वेश्चन आती ही नहीं, कैसे फालतू में हो जाता फिर वो। तो बोन के बारे में क्या खबर है बेटा? ये हार्ड होता है, इट्स सॉलिड बट इज हार्ड, टफ एंड नॉन प्लीएबल। मतलब ये फोल्ड नहीं होता। नॉन प्लीएबल का मतलब फोल्ड नहीं होता, ये फोल्ड बिल्कुल नहीं होता। इसमें कोलेजन काफ़ी मात्रा में रहता है, इसका मतलब हाई लेवल में क्या रहता है? कोलेजन। इसको मैं मैक्सिमम लिखता हूँ, मैक्सिमम। इसमें रहता है कैल्शियम सॉल्ट, यस कैल्शियम, पता है सर, ये कैल्शियम सॉल्ट बहुत रहता है इसके अंदर। हड्डियों के लिए कैल्शियम काफ़ी अच्छा है बेटा, याद रखना। समझा इतना? हाँ, दूसरी बात समझ ले, तुझे बोन का मेन काम क्या आता है? सपोर्ट एंड अटैचमेंट, अटैचमेंट टू मसल। इसका मेन काम है सर सपोर्ट एंड अटैचमेंट टू मसल।
लिखना हो गया सपोर्ट। बता ये रिब्स है अपने, है सपोर्ट रिब्स का, ये पूरा स्केलेटन है अपना, है सपोर्ट, इसका नाम क्या है स्कल, है सपोर्ट, आया सपोर्ट। अब बता क्या हमारे हड्डियों के ऊपर मसल लगी है, तो मसल को अटैचमेंट के लिए क्या चाहिए, बोन्स चाहिए ना बेटा, तो अटैचमेंट हुआ ना ये। यहाँ पे कौन सी मसल पता है, ये हाथों में रहती, बाइसेप मसल, ट्राइसेप मसल, है ना। हाँ तो हो गए दो बातें, एक सपोर्ट और एक कौन, अटैचमेंट टू मसल्स। सर इतनी बात हो गई। अब दूसरी बात सुन, इसके स्ट्रक्चर की कौन सी बात है। स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है, ये जो हड्डी होती हैं, मैं इसके पहले पूरा इसका पोस्टमार्टम करके बच्चों को पढ़ाता था, वो आता नहीं एग्ज़ाम में, वो टाइम वेस्ट होता था। बस इतना सुन ले तू, हड्डी का जो ये वाला बाजू रहता है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं, और ये बीच वाला जो एरिया रहता है, बीच वाला, इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। सर मैंने क्यों लिखा है ऐसा, रीज़न है, येलो बोन मैरो में एक्चुअली जमा रहता लिपिड। क्या जमा रहता, और जो रेड बोन मैरो है बेटा, इसका मेन काम होता है हीमेटोपोइसिस। अब बता ये क्या है, व्हाट इज हीमेटोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। व्हाट इज हीमेटोपोइसिस, यू नो अपना ब्लड रेड बोन मैरो में बनता, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ बनते बेटा, रेड बोन मैरो। ठीक है, ओके। तो थोड़ा मैंने ऐसे ड्रॉ किया इसको एरो को अंदर से लेना पड़ेगा, अंदर से, मतलब सर मतलब ये वाला एरिया देखना थोड़ा स्पॉन्जी होता है ये, तो ये बोन का एंड होता है और ये स्पॉन्जी होता है, मैं इसकी बात कर रहा था। सेम केस यहाँ पे है, ये एरिया स्पॉन्जी है, लिख लो इसे, ये एरिया कैसा स्पॉन्जी है बेटा, और यहाँ पे रहता है येलो बोन मैरो। मैंने एरिया के नाम लिखे, बोन के एंड का नाम होता है एपीफाइसिस और बोन के बीच वाले का नाम रहता है डायफाइसिस। एपीफाइसिस, डायफाइसिस उसके एंड का नाम है। और जिनको नहीं पता व्हाट इज हीमेटोपोइसिस, लिख लो वहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हो गया लिखना, क्लियर है बेटा, हाँ क्लियर है। हाँ अब एक काम करते हैं, अगर मैं इस बोन को ऐसे देखूँ, इसको तोड़ो, ऐसे तोड़ो, बोन को तोड़ने के बाद बोन के अंदर क्या मिलता है मैं उसकी चर्चा करता हूँ। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर सर्कल होते हैं, चकली जैसे, इससे बनता है ये बोन, सर्कल सर्कल रहता है सर। सर कैसे, समझाता हूँ। बोन के अंदर ऐसे सर्कल्स रहते हैं, बीच में रहता है ऐसा पॉइंट्स, उसके आजू बाजू में सर्कल रहते हैं ऐसे। ये रहता है इसके अंदर। सर कहाँ रहता है ये बेटा, ये ऐसे रहता। तो इसमें मैंने क्या बोला था, एक सर्कल होता है ऐसे। तुझे समझ में आया मुझे क्या ड्रॉ करना है? ये सर्कल रहता है इसके अंदर, हड्डी के अंदर ऐसा इतना बड़ा। तो मैं इसकी बात करूँगा, ये जो लाइनी है इसका नाम है लैमिली। लाइंस का नाम क्या है, लैमिली। लैमिली के ऊपर होता है एक बड़ा सा कवच, इसका नाम है लैक्यूनी। अभी अभी गया था ये नाम, यू नो लैक्यूनी इज अ कैविटी। व्हाट इज लैक्यूनी? और उसके अंदर होता है सिंगल सा सेल, सिंगल सेल,
इसके अंदर सिंगल सा सेल है बेटा, इस सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट। क्या नाम है? ये तेरा बोन सेल है। व्हाट इज ऑस्टियोसाइट? इट इज द बोन सेल। दिस इज योर बोन सेल। योर बोन सेल का नाम क्या है? और वो एक लैक्यूनी में एक ही है। अब मैं फर्क समझाता हूँ। कार्टिलेज पढ़ा, एक लैक्यूनी में कितने वो कॉन्ट्रोसाइट थे? 1 to 4। यहाँ एक लैक्यूनी में कितना ऑस्टियोसाइट? फर्क करता है, समझा डिफरेंस क्या है? हाँ, तो वहाँ पर एक लैक्यूनी में मल्टीपल सेल थे, यहाँ पे एक लैक्यूनी में एक ही सेल है। यदि चक्री का नाम क्या है? लैमिला होता है। और सर बीच में क्या है? बीच में खून की नदियाँ बहती, यहाँ ब्लड वेसल होती है। यहाँ पे है क्या होता है? ब्लड वेसल होती है यहाँ पे। यहाँ बीच में ब्लड वेसल होती है बेटा। ओके, यहाँ बीच में ब्लड वेसल है, नर्व्स है, यहाँ रहता है ऐसे। इसको ड्रॉ कर लो। ऐसी ये फैली रहती हर जगह। ये लाल कलर का लैक्यूनी ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। दिस रेड कलर इंडिकेट लैक्यूनी विथ मल्टीपल। अब ये इसके अंदर ये है ऑस्टियोसाइट्स, हरे कलर का ऑस्टियोसाइट्स। ऐसी होती है अपनी हड्डी। हो गया? चलो क्लियर है? क्या क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ा सर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके दो प्रकार आते हैं, रेगुलर और ये टेंडन और लिगामेंट कहाँ आता है? रेगुलर में। उसके बाद हमने पढ़ा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें कौन आता है? कार्टिलेज, बोन, ब्लड। ब्लड जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ो। ब्लड वैसे पढ़ा है क्या आपने? ब्लड का पढ़ा है क्या? छोटा सा हिस्सा प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, थोड़ा पढ़ के आना वो। वैसे इसमें आता नहीं वो क्वेश्चन, तो भी ठीक है। थोड़ा एक नाम लिख लो कार्टिलेज में। एक कार्टिलेज में एक नाम लिखो बेटा। तूने कार्टिलेज में क्या लिखा था कि उसमें कार्टिलेज में क्या रहता? कोलेजन रहता, लिखा था ना? क्या लिखा था? कोलेजन। इसमें और एक नाम लिख, कोलेजन एंड इसमें एक सॉल्ट रहता, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। एक सॉल्ट है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, ये रहता कोलेजन के साथ। कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट विथ कोलेजन, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। ठीक है?